आज पढ़ना है संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है उद्देशिका में, समाजवाद। समाजवाद क्या है? ठीक है, समाजवाद लिखा है। सोशलिस्ट समाजवाद, सोशलिस्ट या समाजवादी व्यवस्था क्या है भारतीय संविधान में, तो तमाम बातें इसमें जाननी हैं। संविधान के बहाने ही समाजवाद शब्द भी समझना पड़ता है कि भारत की, जैसे सिलेबस में आपके लिखा हुआ रहता है भारतीय संवैधानिक विधि एवं, ठीक है, राजनीति जो स्थिति है, राजनीतिक स्थितियां हैं, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, ये सिलेबस में लिखा हुआ होता है। ठीक, तो हम लोग संविधान तो संविधान के रूप में पढ़ लेते हैं, लेकिन मामला जाकर अटकता है राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ों को भी, यानी व्यवहारिक पहलुओं को भी जानना जरूरी होता है। प्रश्न तमाम उस दिशा में आते हैं, किताबों में हम लोग ढूंढते हैं, लेकिन स्पष्ट उसका कुछ उपबंध नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी किताब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं वो संविधान को ज़्यादा फोकस करते हैं, संविधान के जो उपबंध हैं उनको फोकस करते हैं, कोर्ट्स द्वारा कही गई बातों को फोकस करते हैं। इन सब पर आधारित पुस्तकें आपकी बहुतायत में हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, आप लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात कुछ शायद कमी रह जाती है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है? अब राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड कुछ बातें, संसदीय व्यवस्था से जुड़ी हुई पुस्तकें आपको मिलती हैं। तो दूसरा हमारा जो केंद्र बनता है वो संसदीय व्यवस्थाओं से जुड़े प्रश्नों को देखने में, उन पुस्तकों को पढ़ने में हम लोग अपना समय इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से भी कुछ प्रश्न मिलते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए, जो आपके सिलेबस में लिखा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संवैधानिक विधि, तो संवैधानिक विधि और राजनीतिक व्यवस्था का पार्लियामेंट्री सिस्टम, हालांकि वो संविधान में भी मिल जाता है कुछ हिस्सा जो संसद द्वारा बनाए गए नियम आदि हैं वो वहाँ से मिल जाता है। लेकिन क्या इससे ये माना जाए कि हमारी राजनैतिक व्यवस्था हमने पढ़ लिया? राजनैतिक व्यवस्था क्या हमने पढ़ लिया? ठीक, अब राजनैतिक व्यवस्था में अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोक व्यवस्था बनाने के लिए, ठीक है, लोगों के बीच उन्नति हो, उनके इंटरेस्ट को डेवलप किया जाए, इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था होगी। अब राजनीतिक व्यवस्था के लिए डीपीएसपी दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिसी, आपके बेयर एक्ट में दिया हुआ है, संविधान में दिया हुआ है, हम उसका अध्ययन कर लेते हैं, अच्छी बात है, अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन इस दौरान प्रैक्टिकल पहलू कहाँ गया? इस दौरान प्रैक्टिकल पहलू कहाँ गया, जिसके लिए इंडिकेशन आपके उद्देशिका में भी है कि समाजवादी भारत बनाएंगे, समाजवादी भारत बनाएंगे, सोशलिस्ट इंडिया की स्थापना की जाएगी। क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं तो आप उद्देशिका में शुरुआत में ही पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक, अब बात आई कि उद्देशिका कहती है कि हम भारत को समाजवादी भारत बनाएंगे, तो समाजवाद जाने बिना हम कौन सा समाजवादी भारत बनाएंगे? ठीक है, अब समाजवाद जो है क्या हमको सीधे तौर पर पता है, राजनीतिक तौर पर पता है क्या नहीं स्थित है? यह चीज़ कैसे आपकी तैयार होगी? और उससे आप जानते हैं प्री और मेंस दोनों जगहों पर प्रश्न आता है। ठीक, बहुत सी बातें हम अन्य सब्जेक्ट्स में, जैसे इंडियन इकोनॉमी आपके सिलेबस में है वहाँ पर पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है वहाँ पर पढ़ते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में है वहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत जगहों पर हम संविधान में लिखे इस शब्द की व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़े तो
क्या हमने जोड़ा हर चीज़ को? करंट के इशूज पढ़ते हैं, ठीक है, नेशनल इशूज बहुत से हैं, करंट के इशूज पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें हमने पढ़ा। मेरा प्रश्न ये है कि आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ ली, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया, सारी चीज़ें, हिस्ट्री पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक शब्द के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान में उल्लिखित समाजवाद शब्द का क्या अर्थ है, अगर आपको स्पष्ट करने को कहा जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रिसेंटली जो चीज़ें हैं, जो भी सरकमस्टांसेज हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको समाजवाद शब्द, सोशलिस्ट शब्द को स्पष्ट करना हो, निबंधात्मक क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है, आपको लिखना हो, तो अब आप क्या लिखेंगे? संविधान लिखेंगे, अर्थव्यवस्था लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है, ज्योग्राफी लिखेंगे, एग्रीकल्चर लिखेंगे, ठीक, भारत के समाज में किसान भी हैं, भारत के समाज में IAS PCS ऑफिसर भी हैं, भारत के समाज में तमाम तरीके से प्राचीन भारत से इतिहास हम देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था पाई जाती है, धीरे धीरे वो जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। तमाम ऐसे इशूज की चर्चा की गई है आपके संविधान में, ताकि भविष्य में कोई डिस्प्यूट ना हो, इक्वलिटी आए, ठीक है। तो जब हम समाजवादी व्यवस्था में जाते हैं तो जितनी भी व्यवस्थाएं हम देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यवस्थाएं, भारतीय भूगोल के हिसाब से की गई व्यवस्थाएं, ठीक है, भारत के इतिहास को देखते हुए की गई व्यवस्थाएं, तमाम सब्जेक्ट्स की बातों को हम एक शब्द में जोड़ सकते हैं, एक व्यवस्था में जोड़ सकते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में समाजवाद शब्द को स्पष्ट कर सकते हैं, सोशलिस्ट शब्द को स्पष्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इतिहास, भूगोल सब कुछ जानना, अर्थव्यवस्था जानना ज़रूरी है, ठीक। थोड़ा सा इतिहास की ओर जाएंगे, समाजवाद में जाना है अगर आपको तो इतिहास की ओर जाएंगे। लगभग निश्चित रहता है प्रीलिम्स में भी प्रश्न आना, ठीक, लगभग निश्चित रहता है मेंस में भी प्रश्न आना। तो कैसे कैसे उसे मेंटेन करना है, क्या करना है, जानना पड़ेगा, ठीक है। भारत का इतिहास आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, जो भी पढ़ा है थोड़ा बहुत पढ़े ही हैं। आप देखिए, स्वतंत्रता का इतिहास जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो स्वतंत्रता के इतिहास में 1857 के फ्रीडम मूवमेंट, फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। जो उसका रिजल्ट हुआ वो हम जानते हैं, कौन से अंग्रेज़ अधिकारी रहे, कौन से भारतीय लोग संघर्ष किए, सब कुछ जानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, जब भारतीय इतिहास में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपके सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स की बात आती है, ठीक है, पहले से भी चला आ रहा है। उस दौरान भी आपके सामाजिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, धार्मिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ आंदोलनों की चर्चा होती है। धर्म को भी साथ में लिया जाता है भारत की उन्नति के लिए, लोगों को अपनी पहचान करने के लिए, ठीक। उसी दौरान 60 के दशक में, 1860 के दशक में दादा भाई नौरोजी चर्चा में आते हैं। दादा भाई नौरोजी याद हैं? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की एक थ्योरी जो है प्रकाशित होती है, मनी ड्रेन थ्योरी। सुने होंगे कि नहीं सुने हैं? यस सर। हाँ, यस। मनी ड्रेन थ्योरी, ठीक। हम पढ़ रहे हैं क्या? भारत का इतिहास, फ्रीडम मूवमेंट का इतिहास, और उसी दौरान एक इकोनॉमिक मैटर पर हम पढ़ते हैं मनी ड्रेन थ्योरी। रुपए का जो निकास हो रहा है, धन का जो निकास हो रहा है, निकास का मतलब देश की सीमाओं के भीतर हमारी जो मनी, सीमाओं से बाहर हमारी मनी जा रही है, उसकी वैल्यूएशन करते हुए एक पूरा प्रोफार्मा, पूरा प्रपत्र वो देते हैं और उसके आधार पर एक नई चर्चा शुरू होती है, भारत के अर्थव्यवस्था की चर्चा शुरू होती है, ठीक। इससे पहले जो भी भारत की अर्थव्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से चर्चा होती थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के प्रपत्र के बाद जो चर्चा होती है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा शुरू होती है कि भारतीयों की नेशनल इनकम क्या बनती है, भारतीयों की नेशनल इनकम क्या बनती है, भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या बनती है, हर बात की चर्चा होने लगती है। उत्पादन क्षमता तो हमें बहुत दिखती है लेकिन पर कैपिटा इनकम बहुत कम दिखाई देती है। तो क्या ऐसा है, ठीक है। तो इविल ऑफ इविल की जो है संज्ञा देते हुए उन्होंने अपनी थ्योरी प्रकाशित की थी, अनिष्टों का अनिष्ट कहते हुए उन्होंने थ्योरी प्रकाशित की। फिर जब उस दिशा में चर्चा प्रारंभ होती है तो तमाम चीज़ें जो है आगे बढ़ती जाती हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि इकोनॉमिक
रिलेटेड इश्यूज पर विशेष चर्चा शुरू होती है, अपने धन के अधिकार के बारे में भी एक चर्चा शुरू होती है, ठीक है, कि ये धन उत्पादन हमारा है, हमारे पास कैसे रहे, हमारे इंटरेस्ट के लिए कैसे यूज हो, उस चीज़ की भी चर्चा होती है, सारी चर्चाएं होने लगती हैं। इसी दौरान आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके आगे पीछे, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान और उसके बाद रसिया में या उस समय कहिए सोवियत संघ में एक मूवमेंट शुरू होता है जो वामपंथी मूवमेंट। वामपंथ बहुत पुराना है लेकिन वामपंथ उस समय डेवलप होता है, भारत में भी वामपंथ आता है, ठीक है। लेफ्टिस्ट जो लोग थे वो वामपंथ के नाम पे ही भारत आते हैं, उनकी जो विचारधारा सोवियत संघ की है वही विचारधारा भारत में आती है, ठीक है। उससे राजनीतिक पार्टियां जैसे कि कांग्रेस भी प्रभावित होती है, हर कोई प्रभावित होता है, ठीक, तमाम ऐसे मूवमेंट्स रहते हैं और उसके बाद कुछ और बदलाव होता है। इससे पहले ये वामपंथी विचारधारा भी रसिया में सोवियत संघ में अचानक नहीं डेवलप की, इसके पीछे भी बहुत से लोग थे। तो जिस समय दादा भाई नौरोजी का जो है मनी ड्रेन थ्योरी आई, उसी से कुछ पहले फेमस एक व्यक्तित्व हैं वामपंथ से जुड़े हुए, सबसे फेमस व्यक्तित्वों में कार्ल मार्क्स जी हैं, आप जानते होंगे। कार्ल मार्क्स ने एक नए मूवमेंट की पूरे विश्व स्तर पर स्थापना की, नए नए विचार उन्होंने दिए, ठीक है। उन्होंने एक वर्ग संघर्ष की रूपरेखा तैयार की, अमीर गरीब में डिफ्रेंशिएट किया, गरीबों के हक की बात की कि उचित, ठीक है, सब कुछ नहीं, उचित वितरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने अपनी थ्योरीज दी कि किस तरीके से सब कुछ रहे ताकि लाभ का जो अंश है, जो प्रॉफिट है, वो सभी लोगों को उचित तौर पर प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि मात्र, ठीक है, कि मात्र कुछ लोग ही लाभ को ले सकें, उनका ही इंटरेस्ट जो है डेवलप हो, बाकी लोगों का इंटरेस्ट नीचे की ओर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की वही चीज़ें आगे चल करके जो है तमाम देशों में तमाम तरीके से डेवलप हुई। भारत में जब ये सारी विचारधाराएं आई, भारत में भी जो है संगठित मजदूर संगठन हो गए। इतिहास के हिस्से में आएगा कि कब कब कैसे कैसे स्थापित हुए, क्या क्या डिमांड्स की गई, कब डिमांड्स की गई, इतिहास का विषय है, समरी में इसी तरीके से जान सकते हैं। हर चीज़ स्थापित हुआ, वामपंथ भी भारत में आ गया। वामपंथ जब भारत में आया तो कांग्रेस की एक बड़ी विशेषता रही है, मॉडिफाई करने की विशेषता रही है, ठीक है। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है, वो क्या विशेषता रही है? मॉडिफाई करने की विशेषता रही है। इंडियन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग विश्व की कोई भी विचारधारा हो, देखिए उस समय कांग्रेस एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में थी, इसलिए कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है। पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है। उस दौरान सबसे सशक्त स्थिति में कांग्रेस थी, इसलिए कांग्रेस की बात की जाती है। और स्वतंत्रता के पश्चात तमाम पार्टियों को अधिकार मिला, तमाम चीज़ें, वो ये अपनी जगह की बात है। तो लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व मजबूत तौर पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही सबसे सशक्त स्थिति में थी। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जब आप NCERT पढ़ेंगे, ठीक है, कक्षा 12 में आपकी एक NCERT है, वो पढ़ना भी आप लोगों को ज़रूरी है। कुछ NCERTs भी बाद में बताऊंगा, वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो भारत के इतिहास के बारे में स्थिति है कि स्वतंत्रता पूर्व से लेकर स्वतंत्रता पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति क्या रही है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की NCERT है, उसको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी विचारधाराएँ हैं उसमें। स्वतंत्रता के पहले की भी और स्वतंत्रता के बाद की भी कुछ स्थितियां लिखी हैं, उसी में लिखा हुआ है कि कांग्रेस की मॉडिफाई करने की क्षमता बड़ी अच्छी थी जब भी कोई विचारधारा कहीं से आती थी, क्योंकि इसका आंसर NCERT के अकॉर्डिंग इस बात में भी निहित है, जो हम लोगों की चर्चा होती है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स USA से लिए गए, DPSP आयरलैंड से लिया गया, ये जो तमाम बातें चर्चा में होती हैं, तो अंधानुकरण हमने नहीं किया है, हमने मॉडिफाई किया है। इस बात की चर्चा NCERT में भी है। तो वही चीज़ उस दौर में भी होती थी कि जब वामपंथ भारत में आया, एक नई विचारधारा नए तरीके से भारत में आई, तो पहले से भी भारत में था, लेकिन कांग्रेस ने उसे मॉडिफाई करते हुए एक चर्चित नाम दिया जिसका नाम था समाजवाद, यानी कि समाज के हर वर्ग, हर हिस्से की, हर न्यूनतम व्यक्ति तक की उन्नति हो, ठीक है। बात को अब समझिएगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो समाजवाद संविधान में शब्द जोड़ा गया है, ठीक है, हालांकि बाद में जोड़ा गया, ये अपनी जगह की बात है, ठीक है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता बाद में जोड़ा गया, ये अपनी जगह की बात है, लेकिन मूल भाव में, ठीक है, आत्मा में
संविधान के निर्माण के समय भी यह शब्द स्पष्ट था कि भारत में संविधान में समाजवाद को डेवलप किया जाएगा। अब बात आई कि जब यह स्पष्ट था कि समाजवाद को डेवलप किया जाएगा, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज की उन्नति के लिए हैं। तो हमारे इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं कि भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द को जस्टिफाई करने के लिए, इसके अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए भी कौन कौन से प्रमुख उपबंध दिए गए हैं। तो सबसे अच्छा समाजवाद का जो उपबंध की बात आती है, आर्टिकल 38, 39 इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, 40 भी उसका हिस्सा है, ठीक है, 44 भी उसका हिस्सा है। यानी कि समाज में समानता हो, यानी कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे कि क्या है सोशलिस्ट शब्द, क्या है, क्या पर्पज है, किस तरीके से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर एक शब्द पहला आता है समानता, इक्वलिटी। समाजवाद में पहला शब्द आता है, इसके मायने में समानता, इक्वलिटी। बट एक सिंपल नेचुरल बात है कि प्राकृतिक तौर पर ही हर व्यक्ति हर तरीके से समान नहीं है, ठीक। तो ये किस इक्वलिटी की बात हो रही है। अभी देखिए कितना अच्छा फंडामेंटल राइट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, DPSP यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट के पोर्शन हैं, यानी कि 51 का तक 51A तक, जो संविधान का पूरा निचोड़, सार, आत्मा, जो कुछ भी कहिए, ठीक है, सब कुछ 51A तक है। बाकी तो आपके प्रोसीजर्स में आ जाते हैं कि कैसा संसद होगा, कैसा संघ होगा, कैसा राज्य होगा, कैसी जुडिशरी होगी, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप क्या होगा, ये तो व्यवहारिक पहलू है। लेकिन क्रक्स कहाँ पर छिपा हुआ है, 51A तक छिपा हुआ है। तो 51A तक जब हम देखते हैं तो ये शब्द हमें मिल जाता है, इक्वलिटी मिल जाता है, ठीक। लेकिन देखा जाए तो नेचुरली भी और सोशली भी बहुत सी इनइक्वलिटीज़ थी, बहुत सी इनइक्वलिटीज़ तब भी थी जब सभ्यता का निर्माण हुआ, सिविलाइजेशन प्रारंभ हुआ, तब भी थी, ठीक है। सिंपल सा एक उदाहरण, महिला और पुरुष नेचुरली अलग अलग हैं, महिला और पुरुष नेचुरली अलग अलग हैं। तो कौन से समानता की बात की जा रही है। लगातार हमारा एक एस्से आता है, एक एस्से का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वुमन एम्पावरमेंट, वुमन इक्वलिटी से रिलेटेड, महिला सशक्तिकरण और महिला समानता से रिलेटेड आपका लगातार प्रश्न आता है। तो कौन सा एम्पावरमेंट, कौन सी इक्वलिटी की बात की जा रही है। नेचुरली ही जब दोनों के शरीर को अलग बनाया गया है, तमाम चीज़ों को अलग बनाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि किस कंडीशन की इक्वलिटी की बात की जा रही है, ठीक। तो इक्वलिटी कौन सी, इक्वलिटी शब्द यूज हो गया। अब इक्वलिटी शब्द यूज हो गया तो कौन सी इक्वलिटी की बात हो रही है, किस समानता की बात हो रही है। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा बहुत अच्छा जवाब दिया गया, ठीक है, बहुत छोटा सा बहुत अच्छा जवाब दिया गया इक्वलिटी के लिए। अगर सिंपली कहा जाए, फंडामेंटल राइट्स में देखा जाए, ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है इक्वलिटी के बारे में, कोई बताएगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता, समानता और विधियों का समान संरक्षण। क्या ये बात कहता है कि नहीं। विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे और विधियों का समान संरक्षण सभी को प्राप्त होगा। इक्वलिटी का क्या इससे बढ़िया कोई उदाहरण है, नहीं है। इक्वलिटी मतलब अनुच्छेद 14 में ही बता दिया गया, ठीक है, कि इक्वल, ठीक है, इक्वलिटी इक्वल ला, यानी पहली समानता की जो बात की जाती है वो ला के लिए की जाती है, विधि के लिए। यानी कि विधि यह देखते हुए समानता, यह देखते हुए उपबंध नहीं बनाएगी कि क्या है क्या नहीं, बल्कि विधि ऐसी होगी, विधि ऐसी होगी कि सभी को समान रूप से प्रोटेक्शन दे, सभी को समान रूप से हर चीज़। पहला शब्द अनुच्छेद 14 में मिलता है, ठीक है। दूसरा शब्द एक तो ला मिला और दूसरा शब्द आपको मिलेगा, ठीक है, इस इक्वलिटी के लिए एक शब्द आपको ला मिला, दूसरा शब्द मिलेगा
इनकम आय या इकोनॉमिकली। डीपीएसपी में क्या ये शब्द मिलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुछ ऐसा है, आय का उचित वितरण किया जाएगा आर्टिकल 38 में। संविधान ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, घूमना पड़ेगा संविधान में, ठीक है। आर्टिकल 38, 39 जब पढ़ेंगे तो क्या वहाँ पर आय के समान वितरण की बात की गई है? बिल्कुल की गई है, ठीक है, कि आय का असमान वितरण नहीं होगा। तो दो स्पष्ट इक्वलिटी की बात की जाती है, यानी कि आर्थिक माध्यम से, ठीक है, और विधिक माध्यम से अगर हम इक्वलिटी लाएं तो हम समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर्निहित सोशलिस्ट शब्द के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? सिंपल, अभी तो एक्सप्लेन करना है। क्या सिंपली यह बात समझ में आ रही है कि बहुत से तरीके हो सकते हैं समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए, लेकिन समाजवादी का जो मूल भाव है समानता, इक्वलिटी, अगर आर्थिक और विधिक तौर पर इसमें इक्वलिटी लाने की कोशिश की जाए तो क्या समाज में, ठीक है, इस सोशल स्थिति में जो भी भारत की स्थिति है, क्या इक्वलिटी लाई जा सकती है? और जब लोग समानता में आएंगे तभी तो समाजवाद की वृद्धि होगी, तभी तो एक दूसरे के अधिकारों का हनन कोई करने में सक्षम नहीं होगा, सभी लोग अपना कर्तव्य करने में सक्षम होंगे, सभी लोग अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। अगर ऐसी बात कही जाए तो क्या कोई आपत्ति है आप लोगों को? बताइए। कोई बोला नहीं? हाँ, मेन थीम यही है, हमें अपने संविधान के अनुसार पढ़ना है। तो संविधान में समाजवाद शब्द लिख दिया गया उद्देशिका में, इसके लिए तमाम उपबंध बनाए गए जिनका उद्देश्य है समाजवादी व्यवस्था को लाने के लिए समानता को लाया जाए, स्त्री पुरुष में समानता लाया जाए, ठीक है, हर वर्ग के बीच समानता लाया जाए, सब कुछ। और इसे देने के प्रयास में दो व्यवस्थाएं बताई गई, एक फंडामेंटल राइट में बताई गई, विधि के अनुसार सब कुछ किया जाएगा, विधि के समक्ष समान रूप से सबको लाया जाएगा। और डीपीएसपी में जाते हैं तो डीपीएसपी में बताया जाता है कि क्षमता को भी बढ़ाना है तो क्षमता हम आर्थिक तौर पर सबको समानता में ले आएंगे ताकि मेंटेन हो। अब बात आई अनुच्छेद 14 में ज़्यादा गहराई में फंडामेंटल राइट में नहीं जाना है, यहाँ पर एक लाइन ही पर्याप्त है, यहाँ पर एक लाइन ही पर्याप्त है। ये आपका अधिकार है, नेचुरल अधिकार है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होते हैं, ठीक है, विधि के समक्ष सभी लोग समान होते हैं। और इसको एक लाइन क्या कह सकते हैं? इसके लिए रूल ऑफ लॉ होगा, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होगा, मानव का रूल नहीं होगा, विधि का ही रूल होगा, मानव निर्मित रूल नहीं। मानव निर्मित मतलब कि मानव खुद जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकता, अब राजतंत्र नहीं स्थापित है। ये यहीं पर समाप्त हो जाती है बात रूल ऑफ लॉ के साथ। रूल ऑफ लॉ इंडिविजुअल हमको पढ़ना भी है, प्रोफेसर डायसी की थ्योरी है, ब्रिटिश प्रोफेसर थे। लेकिन यह जो है, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस की जो बात की जाती है, ठीक, इकोनॉमिक जस्टिस, इसको एक नए शब्द के रूप में यहाँ एक्सप्लेन किया गया। यह आर्थिक इक्वलिटी के लिए हमने डीपीएसपी में एक प्रावधान जोड़ा, लिखा नहीं हुआ है, एक प्रावधान जोड़ा, एक व्यवस्था जोड़ी। कौन सी? क्या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण न्याय, इसको आपने पढ़ा है? टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक है, इस पर प्रश्न आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वितरण न्याय आप लोगों ने पढ़ा है?
कोई नहीं बोला, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, चलिए अब तो पढ़ रहे हैं ना, अब बाद में मत कहिएगा कि पढ़े नहीं हैं। यह व्यवस्था इंडिविजुअल क्वेश्चन भी है। अब बात आई इंडिविजुअली, जब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आता है, इसका आंसर लिखते समय अगर आप में सोशलिस्ट सिस्टम को नहीं अपनाया गया तो इसका आंसर कभी बेहतर नहीं बन सकता है, हमको नंबर नहीं मिलेगा। आज की जो ज़रूरत है, दो विशेष ज़रूरतें थीं कि सभी लोगों को विधि का समान प्रोटेक्शन मिले ताकि लोग इक्वल महसूस कर सकें, एक ही समाज में रहने वाले महसूस कर सकें, ये ना हो कि लगे कि ये दूसरे समाज के हैं, हम दूसरे समाज के हैं। और दूसरा, जब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो जाएगी, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लोगों के बीच जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही, यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यदि उचित तरीके से होने लगा है, तब भी हमारे आपके बीच एक समानता का भाव आएगा, इक्वलिटी का भाव आएगा। और जब ये इक्वलिटी का भाव आएगा, ये समानता का भाव आएगा, तब हमें लगेगा कि हम एक ही समाज के हिस्से हैं। यानी कि जिस दिन लगने लगे कि हम एक ही समाज के हिस्से हैं, हम उसी दिन अपने संविधान के समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या अभी ऐसा लगता है कि हम एक ही समाज के हिस्से हैं? तमाम ऐसी दूरियां दिखाई देती हैं लोगों के बीच, जिससे ये नहीं लगता है कि हम एक ही समाज के लोग हैं। हमें बहुत तरीके से बहुत से अंतरों का सामना करना पड़ता है। महिला पुरुष के रूप में अंतरों का सामना करना पड़ता है, अमीर गरीब के रूप में अंतरों का सामना करना पड़ता है। तमाम ऐसे डिफरेंसेज हैं जिनके माध्यम से हमें यह महसूस ही नहीं हो पाता है कि क्या हम एक ही समाज के हिस्से में आते हैं। लगता है कि हम अलग अलग समाज के हिस्से में आते हैं। तो कैसे समाजवाद का लक्ष्य पूरा होगा? तो बात यहाँ पर आई समाजवाद को समझने की। वो आपने समझा, एक सामान्य संवैधानिक तरीके से आपने समझा, लेकिन आपको जानना होगा। जैसे हम इंडिविजुअल जब संविधान की व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, तब हम इस चीज़ को और एप्रिसिएट करेंगे कि हाँ, मेन बात क्या थी, ये लक्ष्य क्या था। वो अपनी अपनी जगह पर बहुत विस्तृत इसकी व्याख्या है, होता रहेगा, लेकिन जो उद्देशिका की लिखी हुई विशेषता है समाजवाद शब्द, उसको शार्टेस्ट तरीके में समझने का इससे बेहतर कोई भी आपके पास रास्ता नहीं है कि आप विधिक तौर पर समानता को समझिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के जरिए समानता को समझिए, और जब इसके जरिए इक्वलिटी को लाने का प्रयास किया जाए तो उस आधार पर समझिए कि समाज में इक्वलिटी आने का अर्थ ही हुआ समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना। ये एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन होता है समाजवाद का। ठीक है, आप NCERTs पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको मिलेगा, और इसके आधार पे आपको तमाम चीज़ें जोड़ करके नॉलेज बढ़ेगी। अब बात आती है व्यवहारिक तौर पर भारत क्या कर रहा है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तब कुछ और बातें भी आएंगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे स्थापित किया जाए, ठीक है, रूल ऑफ लॉ कैसे स्थापित किया जाए। ठीक, अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बातें हैं। अब हमारे गांधी जी आएंगे। गांधी जी बहुत दिनों से नहीं आए हैं, है ना, ऐसा काफ़ी दिनों से हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, लेकिन गांधी जी अभी थोड़ा सा मौका अब लगा है मुख्य रूप से। ठीक है, हमने नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो गांधी जी जो है उस पर कोई विशेष उन्होंने जो है, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी, संविधान का निर्माण जारी था, तो बनने के बाद वो थे नहीं, तो इसलिए कोई भी विचार उनके नहीं थे। ठीक है, हमने उसमें प्रभुत्व संपन्नता रखा, तो प्रभुत्व संपन्नता में तो हमेशा उनकी जनरल थ्योरीज हैं कि हर कोई अपने आप का अस्तित्व रखता है, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं थी। तो संविधान के नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर की चर्चा तो तब हुई जब संविधान का निर्माण हो गया। अब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो इधर बीच का एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। एक लगातार प्रश्न आ रहा है, आप प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे, एक लगातार प्रश्न आ रहा है कि गांधीवादी विचारधारा हमें कहाँ प्राप्त होती है, संविधान के किस हिस्से में प्राप्त होती है। ठीक, हिस्सा भी पूछता है, इंडिविजुअल आर्टिकल भी पूछता है, तो उसका आंसर होता है कहाँ पर, DPSP में। गांधीवादी विचारधारा के तमाम उनकी विचारधारा को DPSP में स्टेट्स के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छी बात। अब इसका मतलब यह है गांधी जी को भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ठीक है, पहले के समय जब सिलेबस लिखा जाता था
तो स्पेशली नहीं लिखा जाता था। गांधी जी इन्वॉल्व तो रहते थे हिस्ट्री और अदर माध्यमों से, लेकिन इस समय आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पर एक स्पेशल बात जोड़ दी गई है, गांधीयन थॉट्स, गांधीवादी विचारधारा। सिलेबस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सिलेबस ज़रूर पढ़ना चाहिए जब तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है। यदि आप सिलेबस नहीं देख रहे हैं, सिलेबस के कंटेंट को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप तैयारी क्या करेंगे? दूसरे लोग जो भी बता दिए बस अंधानुकरण करते चले जाएंगे। अंधानुकरण का परिणाम फेल्योर है, पास होना नहीं है, ठीक है। आप स्वयं सक्षम है, सिलेबस पढ़िए, सिलेबस का विश्लेषण करिए, ठीक है। सिलेबस के कंटेंट को ध्यान में रखिए, क्वेश्चंस आपको लाइन से मिलेंगे। लेकिन हमको क्या होता है, हम लोगों को कि जिसने जो रास्ता बता दिया बस उसी पे भागते चले जा रहे हैं। जो है क्या कोई हित है कि अहित है, कुछ सोच ही नहीं रहे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं तो बड़ी मेहनत आप करते रहिए, रिजल्ट नहीं आएगा। सिस्टमेटिक मेहनत करिए, रिजल्ट ज़रूर आएगा आपका, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ठीक। गांधी जी की बहुत सी थ्योरीज है, बहुत कुछ है, लेकिन समाजवाद से अगर गांधी जी को जोड़ना हो तो गांधी जी बहुत अच्छे पूरे विश्व में, ठीक है। गांधी जी का कभी कभी कुछ लोग गलत मूल्यांकन कर देते हैं, तमाम तरीके की ऊट पटांग बातें करते हैं। तो आप ये भी जाने रहिए कि जो भी ऐसे पुरुषों के बारे में ऊट पटांग बात कर रहा है उसकी नॉलेज 0% होती है, कुछ पता नहीं है, बस कुछ देख लिए सुन लिए। आज मीडिया के युग में व्हाट्सअप चला लिए, बस फॉरवर्ड करे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। गांधी जी क्या हैं उसका एक सिंपल सा उदाहरण है। अगर पूरे विश्व में किसी पर्सनालिटी की मूर्ति की बात की जाए, ठीक है, जैसे मूर्ति आदि लगा करके सम्मान दिया जाता है, पूरे विश्व में किसी एक सिंगल पर्सनालिटी की बात की जाए कि लगभग विश्व का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पर गांधी जी की प्रतिमा स्थापित ना हो और सम्मान ना दिया गया हो। पूरे विश्व में अदर कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है। हो तो बताएं, कोई है? बताइए। गांधी जी के अलावा गांधी जी इंग्लैंड में भी हैं, गांधी जी अमेरिका में भी, यानी कि जो दक्षिणपंथी देश हैं वहाँ पर भी हैं, गांधी जी रसिया में भी हैं, गांधी जी चाइना में भी हैं, गांधी जी जापान में भी हैं, गांधी जी इंडोनेशिया में भी हैं, गांधी जी फिजी में भी हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी हैं, गांधी जी मिस्र में भी हैं। कहाँ बचा? सारे कॉन्टिनेंट में गांधी जी मौजूद हैं। और कोई हो इस तरीके का व्यक्तित्व तो बताइए। कार्ल मार्क्स साहब तो सिर्फ वामपंथी देशों में रहेंगे, दक्षिणपंथी देशों में नहीं रहेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स साहब भी बड़े अच्छे आदमी, लेकिन वामपंथी देशों में उनकी मूर्ति लगेगी, दक्षिणपंथी देशों में उनकी मूर्ति नहीं लगेगी। लेकिन गांधी जी ऐसे व्यवस्थित आदमी हैं जिनकी मूर्ति लगभग हर एक देश में पाई जाती है, सम्मान दिया जाता है, समारोह होते हैं, तमाम ऐसी बातें होती हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगता है कि पूरा विश्व जिसको सम्मान दे रहा है, कुछ लोग उनके बारे में अगर निरादरपूर्ण बातें करते हैं तो उनके ज्ञान की सीमा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो वही है। तो गांधी जी ने कुछ जो थ्योरीज दी जो सोशल स्थिति को मेंटेन करते हैं, तो उसमें कुछ बातें हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में भी उन्होंने कहा, ठीक है। क्या गांधी जी को अगर एक प्रश्न आता है, आप देखिए प्रश्नों से ही जोड़ूंगा तो समाजवाद भी क्लियर हो जाएगा, लेंदी आंसर लिखना होगा तब भी आपको समस्या नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। क्या गांधी जी मशीनों के विरोधी थे? मशीनीकरण के? क्या गांधी जी मशीनीकरण के विरोधी थे? कोई बताएगा? नहीं सर। नहीं थे। कहाँ मशीनों के विरोधी? चरखा तो स्वयं चलाते थे, चरखा एक मशीन है। चरखा स्वयं चलाते थे, चरखा एक मशीन की कैटेगरी में आता है, साइंस की भाषा में उसे मशीन ही कहा जाएगा। गांधी जी मशीनों के विरोधी नहीं थे, ऐसी मशीनों के विरोधी थे जो मानव श्रम की हानि करे। यानी कि जहाँ पर आपके पास बहुसंख्यक देश है, आपके देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोगों में आय का हिस्सा तभी पहुंचेगा जब उनके श्रम के अनुसार उन्हें पेमेंट किया जाएगा। मशीन लगा करके यदि उनके श्रम को हटा दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि मशीन एक व्यक्ति की है, मालिक एक व्यक्ति है, ड्राइवर एक व्यक्ति है, पता चला कि 2 ही लोगों के पास आय का हिस्सा गया, बाकी लोग का नहीं, 20 लोगों का काम मशीन ने कर दिया। ऐसे मशीनों के विरोधी थे, ठीक है, ना कि वो मशीनी के विरोधी थे, मशीनीकरण के विरोधी थे। वो चाहते थे मशीनें इस्तेमाल हो, मानव समाज की उन्नति के लिए इस्तेमाल हो, उनकी श्रम की हानि के लिए नहीं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या गांधी जी
पूंजीवाद के विरोधी थे, क्योंकि समाजवाद जब आएगा तो पूंजीवाद जरूर आएगा, कैपिटलिज्म जरूर आएगा। क्या गांधी जी पूंजीवाद के, पूंजीवादी लोगों के विरोधी थे? बताइए। यहीं से मेन कहानी शुरू होगी। क्या गांधी जी पूंजीवाद, कैपिटलिज्म या पूंजीवादी लोगों के या पूंजीपतियों के विरोधी थे? आंसर है नहीं। बहुत से मित्र उनके पूंजीपति थे, ठीक है, बहुत से मित्र थे। गुजरात आप जान ही रहे हैं, वो जो पूंजीपतियों का राज्य है, आज भी वही स्थिति है, ठीक है। भारत में आर्थिक तौर पे गुजरात बहुत समृद्ध है, बहुत से पूंजीपति पाए जाते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं। गुजरात के गांधी जी भी थे। तो गांधी जी पूंजीपतियों के, पूंजीवाद के विरोधी नहीं थे, वहीं पर उन्होंने एक वर्ल्ड फेमस एक कॉन्सेप्ट दिया, एक नई बात दी, एक प्रिंसिपल दिया। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समाजवाद जानने के लिए, ठीक है। गांधी जी ने दिया ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल या न्यासिता का सिद्धांत। क्या किसी को ये पता है ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल या न्यासिता का सिद्धांत क्या है गांधी जी का? डायरेक्ट क्वेश्चन इस समय आ रहा है, ठीक है। खाली समाजवाद शब्द में मत उलझे रहिएगा, ठीक। आप लोगों को लगातार मैं प्रश्न बता रहा हूँ, चाहे मशीन वाला प्रश्न हो, उठा के पिछला साल देख लीजिए, चाहे ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल हो, उठा के पिछले साल के क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्वेश्चंस मैक्सिमम रिकवर हो रहे हैं। बहाना समाजवाद आपके लिए बना हुआ है कि समाजवादी व्यवस्था को भी हम समझ लें, साथ में क्वेश्चंस भी हम मैक्सिमम तैयार कर लें। क्या किसी को पता है ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल या न्यासिता का सिद्धांत क्या था? क्या है? सिद्धांत खत्म नहीं हुआ है, क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। जो पूंजीपति लोग थे, वो पूंजीपति रहें, कोई समस्या नहीं है। गांधी जी ने कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन संसाधनों का, आय का जो आप धारण कर रहे हैं, आप उसे जो रख रहे हैं, व्यक्तिगत पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप यूज करिए। बात समझिएगा। तो जो हम ट्रस्ट थ्योरी, ट्रस्ट आप पढ़े हैं, ट्रस्ट लॉ पढ़े हुए हैं, ट्रस्ट किस लिए होता है? अगर पूछा जाए आपसे ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल, न्यासिता का सिद्धांत, तो ट्रस्ट शब्द यहाँ पर है, न्यास शब्द है। तो न्यास विधि में न्यास जो आपने पढ़ा है, न्यास का उद्देश्य क्या है, ट्रस्ट का क्या है उद्देश्य, तो क्या बताएंगे? ट्रस्ट पब्लिक वेलफेयर या पर्सनल वेलफेयर? पब्लिक वेलफेयर। कभी भी हम ट्रस्ट बनाते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होता है? लोगों का हित बढ़ाया जाए, यानी इस संपत्ति का उपयोग, इस संपत्ति से प्राप्त होने वाले बेनिफिट्स का उपयोग इस तरीके से किया जाए कि अधिकतम लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके, पर्सनल बेनिफिट की बात नहीं रह जाती है। यही तो है ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल, ठीक है। गांधी जी ने भी यही कहा कि आप पूंजी धारण करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसका उपयोग किस प्रकार करिए? पब्लिक वेलफेयर हो, लोगों को लाभ पहुँचे, लोगों तक हर तरीके से सुविधा पहुँचे, इस प्रकार पूंजी का धारण करिए, तो आपके पूंजी के धारण करने में कोई भी समस्या नहीं है। ये है भारत का समाजवाद, ठीक है, यह है भारत का समाजवाद। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। क्या कहा? कि छीन लो। देखिए अंतर है गांधी जी और कार्ल मार्क्स में जमीन आसमान का। उन्होंने गरीबों से कहा, ठीक है, छीन लो, ये तुम्हारा अधिकार है। गांधी जी ने कहा छीनो मत, हिंसा मत फैलाओ। हिंसा सिर्फ तलवार चलाने से नहीं होती है,
हिंसा बातों से भी होती है, हिंसा भाव से भी होती है। और इन्हीं गांधी जी का स्टेटमेंट है, पुअर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। गरीबी सबसे निकृष्ट प्रकार की हिंसा होती है। ये गरीब नहीं देखना चाहते थे। गरीब नहीं देखना चाहने में गरीब, उस गरीब की बात वो कर रहे हैं कि जो काम करने के बाद भी आय में उचित हिस्सा ना पा पाए, उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। यानी कि काम दीजिए और लाभ के उचित अंश को दीजिए, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक है, और गरीबी जब नहीं रह जाएगी तो हिंसा भी दुनिया में नहीं रह जाएगी, क्योंकि पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ जो है वायलेंस। तो उस चीज़ को समझिए। तो इन्होंने कहा कि गरीब अमीर में भेदभाव मत करिए, गरीब अमीर के बीच संघर्ष को जन्म न दीजिए, वायलेंस को जन्म न दीजिए, बल्कि अमीरों के कर्तव्य को बताया, पूंजीपतियों के कर्तव्य को बताया कि आप इस प्रॉपर्टी को जो धारण कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स को इस प्रकार उपयोग करिए कि पब्लिक वेलफेयर हो, मैक्सिमम लोगों का उसका लाभ मिल सके। बट वहीं कार्ल मार्क्स उल्टा कहते हैं, छीन लो और आपस में बांट लो, समानता तो अपने आप आ जाएगी। तो भारत का समाजवाद कहता है कि यहाँ पर पूंजीपति भी रहेंगे, सब कोई रहेंगे, लेकिन अपनी संपत्तियों का उपयोग इस प्रकार करेंगे। आर्टिकल 39 जब पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि सभी का सर्वोत्तम लाभ का साधन हो सके, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया गया। यानी इसी जीव वितरण न्याय में, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में एक और थ्योरी छिपी हुई है, बेंथम की थ्योरी छिपी हुई है। जब आप आर्टिकल 38, 39 पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ये भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यह टारगेट हमारा है। ठीक है, कि मैक्सिमम लोग लाभ के हिस्सेदार बने, मैक्सिमम लोग सुख के हिस्सेदार बने, पूंजीपति हो कोई भी हो, इस प्रकार से जो है रिसोर्सेज का वितरण हो, इस प्रकार से प्रॉफिट का वितरण हो कि सभी लोग अपनी हिस्सेदारी में उसके पार्ट्स को पा सकें, उसके अंश को पा सकें, ताकि संघर्ष खत्म हो जाए, हिंसा समाप्त हो जाए, अहिंसा आए और लोगों के बीच समानता आए। समाजवाद भारत का समझ में आ रहा है? भारतीय समाजवादी व्यवस्था क्या है? हाँ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। ठीक, ये जो मैटर है ये NCERTs में और तमाम जगहों पे ये कई चीज़ें मैं इसमें जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो कोडिंग की गई है उसको रिलेट करके बता रहा हूँ कि कब क्या, वो तो मामला रहेगा तब उस हिसाब से इंडिविजुअल व्याख्या होगी, लेकिन शब्द को समझने के लिए कई जगहों से मैटर को ले करके समझना पड़ता है कि क्या है भारत का समाजवाद। अदरवाइज संविधान में समाजवाद मात्र लिख दिया गया है तो भारत में समाजवादी व्यवस्था नहीं हो जाएगी। ठीक है, लिखा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। DPSP उसका स्पष्ट उदाहरण है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को महत्व दिया गया है समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए। ठीक है, केवल ये नहीं है कि उद्देशिका में लिख दिया गया, संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, इंदिरा जी ने जोड़ा तो उसका कुछ वैल्यू था, कुछ सोच समझ करके जोड़ा और उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन भी होता है। तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल को भी हम अपनाते हैं कि हमारे यहाँ जो ऐसी व्यवस्था होगी कि सभी लोग लाभ के हिस्सेदार बनेंगे। और व्यवहारिक तौर पर, अब देखिए बिल्कुल सिंपल में आ जाते हैं, व्यवहारिक तौर पर हमारे यहाँ इस ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल, इस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इस अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को पहले PPP कॉन्सेप्ट चलता था। ठीक है, पहले क्या होता था? P+P+P। ठीक है, PPP कॉन्सेप्ट चलता था। आजकल 4P कॉन्सेप्ट चलता है, 4P कॉन्सेप्ट चलता है। ये चारों P का अर्थ पूछता है आपसे, प्रश्न आ चुका है कि PPP मॉडल भारत ने अपने यहाँ समाजवादी व्यवस्था को लाने के लिए क्या बनाया? 4P मॉडल, 4P मॉडल बनाया।
ठीक है भाई, जैसे गांधी जी ने क्या कहा, संविधान में क्या लिखा हुआ है, तो प्रवर्तन में लाने के लिए भी कोई मॉड्यूल होना चाहिए कि बस लिखा है और हम आप पढ़ लिए बस हो गया कि ऐसा विचार था, ऐसा विचार था, हो नहीं गया। इसके लिए कुछ मॉड्यूल सिस्टम्स सेट करने पड़ेंगे ताकि इन लक्ष्यों को, इन टारगेट्स को पाया जा सके। उसके लिए भारत ने पहले ट्रिपल-P मॉडल, फिर आज 4P मॉडल को अपना लिया है। अब ये 4P मॉडल है क्या, ये भी तो जानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप। पीपुल नए सिरे से जुड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी व्यवस्था में कैसा मॉडल अपनाएंगे। पब्लिक सेक्टर यानी कि जो सरकारी क्षेत्र है, सरकार, प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र, दोनों क्षेत्र मिला करके पहले हम पार्टनरशिप की बात करते थे। ठीक है, लोक क्षेत्र, पब्लिक क्षेत्र प्लस प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर्स को मिला करके पार्टनरशिप की बात करते थे। आज कहा जा रहा है नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, जब तक लोगों की हिस्सेदारी, स्वयं पीपुल की हिस्सेदारी नहीं की जाएगी, पार्टनरशिप में नहीं लाया जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। तो नया मॉड्यूल हमारा क्या है, इस संविधान का डेवलपमेंट किस तरीके से, तो यही मैंने बताया था शुरुआत में कि अर्थव्यवस्था जानना होगा, हर कुछ जानना होगा। ठीक है, तब बातें समझ में आएंगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में आप पढ़ते हैं जब इकोनॉमी पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी। तो व्हाट इज़ द मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो जब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात आएगी तब आएगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया कहा गया कि पब्लिक सेक्टर भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, और इनकी जब पार्टनरशिप डेवलप करेगी तो भारत जैसे देश का डेवलपमेंट होगा। 70 सालों से चला आ रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया कि डेवलपमेंट तो अच्छा हो रहा है, भारत देश लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की हिस्सेदारी को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए, पब्लिक के पीपुल भी पार्टनर अगर बना दिया जाए तो भारत की ग्रोथ रेट और बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में हमने कौन सा मॉड्यूल अपना रखा है, पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर प्लस पीपुल पार्टनरशिप, 4P कॉन्सेप्ट। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है तो इस रास्ते को जाने बिना 4P कॉन्सेप्ट आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा। अब 4P पे चाहे 2 पेज लिखिए, 4 पेज लिखिए, 10 पेज लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हज़ारों एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरीके से। तो आज देखिए, ठीक है, एक कुछ वर्षों पहले एक शुरू हुई नई योजना, आप देखिए कितनी अच्छी योजना शुरू की गई। भारत स्वच्छता अभियान चल रहा है, काफ़ी दिनों से टारगेट लिया गया था भारत को स्वच्छ बनाने का। ठीक है, स्वच्छता मिशन चल रहा था। तो स्वच्छता मिशन में क्या था, सरकार भी साफ सफाई कर रही थी, सौंदर्यीकरण कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आगे बढ़ करके जो है साफ सफाई में हर चीज़ में भागीदारी ले रहे थे, और साथ ही साथ लोग भी झाड़ू लेकर के सड़क पर निकल पड़े थे, अपने आसपास साफ सुथरा रखें, सिर्फ सरकार पर ही जिम्मेदारी न थोपा जाए। तो इससे बढ़िया उदाहरण पूरे विश्व में नहीं मिलता है कि पब्लिक प्राइवेट पीपुल सभी लोग पार्टनर हो करके आज भारत को बहुत हद तक साफ़ सुथरा बना दिए हैं। ठीक है, चाहे वो सड़क की साफ़ सफाई की बात हो, चाहे घर की साफ़ सफाई की बात हो, चाहे मस्तिष्क की साफ़ सफाई की बात हो, किसी भी प्रकार की साफ़ सफाई की बात हो, हर एक चीज़ है मौजूद कि नहीं है भारत में। भारत का समाजवाद यही है। ठीक है, जब आप लोग पार्टनर्स के रूप में रहेंगे तभी तो सभी लोग, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होगा। पार्टनर ही तो सुख दुख में हिस्सेदार होता है, दूर दूर रहने वाला आपके सुख दुख में कहाँ से हिस्सेदार होगा। यानी संविधान ने जो अपनी व्यवस्थाएं बनाई हैं, तो संविधान का अपना उद्देश्य प्राप्त होने के लिए व्यवहारिक व्यवस्थाओं, व्यवहारिक मॉड्यूलों के अनुसार ये टारगेट प्राप्त किया जा रहा है। सबसे सिंपल उदाहरण PPPP,
4P का जो है मॉड्यूल हमने अपनाया। इसमें गांधी जी का ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल भी है, इसमें DPSP के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की भी बात आ जाती है। इसके माध्यम से लोगों को जब इक्वलिटी, लीगल इक्वलिटी भी मिलती है, लॉ के रूप में भी इक्वलिटी मिलती है, हर एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी विचारों में ही इक्वलिटी आ जाएगा। और जब विचारों में ही इक्वलिटी चलने लगेगी तो हम अपने संविधान में लिखित समाजवाद, सोशलिस्ट शब्द के टारगेट को प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, तो ये सोशलिस्ट शब्द था। केवल उद्देश्य ये नहीं था कि सोशलिस्ट शब्द तो समाजवाद 2 लाइन में बताया जा सकता है, लोगों में समानता हो, यही समाजवाद है, भारत के संविधान में ऐसा उद्देश्य है, बात खत्म हो गया। लेकिन प्रश्नों को जब हम देखते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं प्रश्नों को देखते समय कि क्या है क्या नहीं। तो आप देखिए इसमें कितने प्रश्न, आप बताइए क्या इसमें कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ है जो आपका प्रश्न ना आया हो? नेक्स्ट छोड़िए, पिछले क्वेश्चनों में आप देखेंगे हर एक शब्द की मीनिंग आई है, मायने आया हुआ है, प्रश्न आया है। लोग यही गलत कराते हैं। क्यों गलत कराते हैं? कहाँ पढ़ना है यही नहीं जानते हैं। अलग से 4P मॉडल रट के गए हैं, कुछ लॉजिकल पूछ लिया, गलत करके चले आए, कथन कारण में पूछ लिया, गलत करके चले आए, इक्वलिटी के बारे में कुछ पूछ लिया तो खाली इक्वलिटी आर्टिकल 14 में पढ़ लिए हैं कि जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, गलत करके चले आए। अरे उतना ही नहीं है, भारत का संविधान है, ठीक है, पूरे विश्व में ऐसा संविधान नहीं पाया जाता है, हर शब्द का मायने है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या, लगभग 1.5 अरब की जनसंख्या होते हुए भारत जिस ग्रोथ रेट में है, ऐसा कोई देश उदाहरण नहीं देता है, ठीक है। चाइना के लोग बात करते हैं चाइना में ये है वो है, क्या है? वोट तक तो डालने का अधिकार नहीं है तो वहाँ क्या है? चुनने का अधिकार नहीं है तो वहाँ क्या है? भारत जैसा देश चुनने का अधिकार देता है, आपको पावर दी गई है कि आप चुनिए, यही जस्टिस है। जब हम लोग पढ़ेंगे भी नेक्स्ट जो है क्लास में तो जस्टिस की बात आएगी, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के जस्टिस की बात आएगी। तो जस्टिस कैसे, तब ये शब्द और सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक। मिनिमम में सोशलिस्ट शब्द ये था, ठीक है, क्लियर है।